हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति के बारे में बात करेंगे। मुद्रास्फीति से संबंधित हमारे यूपीएससी के एग्जाम में प्रायः क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। जैसे देखा जाए कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं, मुद्रास्फीति के माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति की क्राइटेरिया क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रास्फीति को लेकर के क्या क्या डिसीजंस ले सकती है, सरकार फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से किस तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, मुद्रास्फीति क्या किसी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल करते हैं, किन विधियों से कंट्रोल करते हैं, इन सभी बातों का जवाब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। साथ ही ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये महंगाई का बिगड़ा हुआ स्वरूप कहा जाता है कि महंगाई जब बिगड़ जाती है तब मुद्रास्फीति होता है। तो हम एकदम शुरू से चलते हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे ग्राफिकल वे में और जो थ्योरेटिकल वे है उसको उस तरीके से समझेंगे। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। साथियों ध्यान से सुनिए। जब हम बात करें मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बता दूं कि देखो, बाजार की संतुलित अवस्था जो होती है, अगर वहां से वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़े, वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़े, तो उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब बाजार की जो संतुलित स्थिति होती है वो क्या होती है, इस बात को हम समझते हैं। बाजार की जब संतुलित अवस्था की बात करते हैं, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर जहां पर बाजार संतुलित है, उपभोक्ता और उत्पादक एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि उपभोक्ता और उत्पादक जिस बिंदु पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, बाजार की संतुलन अवस्था है। तो उपभोक्ता की बात करें तो किससे कनेक्टेड है ये? डिमांड से, मांग से। यानी कंज्यूमर इज ऑलवेज रिलेटेड बाय डिमांड। मांग से संबंध रखता है कौन? उपभोक्ता। और वहीं पर हम दूसरी बात करें, दूसरे एस्पेक्ट से देखें, पूर्ति का संबंध हमेशा किससे होता है? उत्पादक से, प्रोड्यूसर से। यानी प्रोड्यूसर इज ऑलवेज रिलेटेड बाय सप्लाई। ठीक है, तो मांग और पूर्ति एक दूसरे को जिस बिंदु पर संतुष्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। जैसे मान लीजिए कि किसी इस पेन की कीमत सपोज करिए, जो बेचने वाला है वो चाहता है 100 रुपया में बेचे, और जो खरीदने वाला है वो चाहता है कि इसे 50 रुपया में खरीदे। तो खरीदने वाला कौन होता है? आप जानते हो, उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता। और बेचने वाला कौन? उत्पादक, प्रोड्यूसर, सप्लायर। यानी अब खरीदने वाला चाहता है 50 रुपए में, बेचने वाला चाहता है 100 रुपए में। तो बाजार में ये स्थिति तो सामान्य स्थिति है नहीं कि भाई एक व्यक्ति चाहता है कम कीमत में खरीदना, एक व्यक्ति चाहता है ज्यादा कीमत में। तो बाजार ऐसे तो चल नहीं पाएगा। बाजार किस पर चलेगा? जिस पर यह भी संतुष्ट हो जाए, यह भी संतुष्ट हो जाए, यानी ये कंज्यूमर भी सेटिस्फाई कर जाए और उत्पादक भी, अपने आप प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई कर जाए। तो कैसे सेटिस्फाई करेगा भाई? जो उपभोक्ता है
उत्पादक के पास गया कि भैया इस पेन को हमको दे दीजिए सही रेट पर, कहता है 50 रुपए में, वो कहता नहीं भैया 50 रुपए में नहीं दे पाएंगे, 100 रुपए में हम बेचेंगे। लेकिन बाजार ऐसे नहीं चल पाएगा, फिर क्या होगा, वो भी थोड़ा सा कम कीमत करेगा, ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके हिसाब से बाजार चलने लगे, उत्पादक के हिसाब से चलने लगे, उपभोक्ता के हिसाब से बाजार चलने लगे, तो किसी को कोई दुख ही नहीं है। अब जैसे किसान है, किसान के फसलों की कीमत वो रख दे 10,000 रुपया कुंतल गेहूं है, तो उसको क्या दुख है, वो चाहे जितना कीमत रख दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बाजार में उस विषय को, उस वस्तु को, उस कमोडिटी को परचेज करने वाला, खरीदने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सबसे पहली चीज। यानी जो बाजार है वह उत्पादक और उपभोक्ता के संतुष्टि से चलता है। सपोज करिए कि मान लीजिए 75 रुपया में वही बात तय हो गई, ये जो यहां पर हमने तय किया कि 50 रुपया में ये खरीदना चाहते हैं, बस 100 रुपया में ये, 75 रुपया पर आकर के बात अटकती है। यानी 75 रुपया में बाजार संतुष्ट करता है एक दूसरे को, यानी उत्पादक भी खुश, उपभोक्ता भी खुश। उत्पादक कहता है चलो यार ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उपभोक्ता कहता है चलो ठीक है, बाजार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो 100 रुपया में बेच रहा था, हम 75 रुपया में पा गए, 25 रुपया का नुकसान नहीं हुआ। तो एक दूसरे को संतुष्ट करके ही बाजार चलता है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को संतुष्ट किए, मान लीजिए यही बिंदु है जिस पर ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस बिंदु का नाम क्या हो जाता है, इस बिंदु का नाम हो जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या बच्चा? प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट यानी कीमत निर्धारण बिंदु। इसी बिंदु को हम बाजार की संतुलित अवस्था या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु जो ये दर्शाता है कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर है। यानी ये जो बिंदु है इस बात को दर्शाता है कि डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर है। अगर हम इस बिंदु से एक रेखा खींच दें, अगर हम सपोज करिए यहीं से एक रेखा खींच दें, कोई दिक्कत है? यहां से एक रेखा खींच दिए, चलो अगर इस रेखा का नाम हम ये कह दें कि ये है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल यानी क्या? साधारण कीमत स्तर। साधारण कीमत स्तर बाजार के संतुलन बिंदु से खींची गई रेखा है एक, जिसका नाम है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, और जनरल प्राइस लेवल किस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि इस स्थिति में बाजार सबसे संतुलित अवस्था में है। बाजार सबसे संतुलित अवस्था कब हो, संतुलित अवस्था में कब होगी? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, मतलब मांग बराबर पूर्ति, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई के। देन तब इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि अगर बाजार में ऐसी स्थिति हो कि डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई की तुलना में, यानी इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? यू विल से सर वहां पे तो प्राइस बढ़ जाएगी, यानी प्राइसेस विल इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ डिमांड जब इंक्रीज करेगा किसकी तुलना में? सप्लाई की तुलना में, यानी कंपैरेटिवली सप्लाई की तुलना में अगर डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब प्राइसेस बढ़ना क्या मुद्रास्फीति होती है? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। क्या साधारण कीमत स्तर से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति है? नहीं, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना तो
आप साधारण भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं कि ये तो महंगाई है, महंगाई है। अब पॉइंट ये है कि तब मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? तो मुद्रास्फीति एक्चुअली साधारण कीमत स्तर से लगातार बहुत तेजी से कीमतों में वृद्धि हो, कंसिस्टेंस, लगातार बहुत तेजी से जब बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होता है तो उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम जनरल प्राइस लेवल, उसी को आप क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। अच्छा, तो यहां तक आपको यह पता चला कि मुद्रास्फीति क्या है? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम जनरल प्राइस लेवल, यानी बाजार से यह जो ऊपर जाती अवस्था है, ऊपर जाती अवस्था है, इसे आपने कहा मुद्रास्फीति। अच्छा, पॉइंट ये है कि क्या बाजार में बस कीमतों में वृद्धि होने को ही आप मुद्रास्फीति कह दोगे? बाजार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना मुद्रास्फीति होता है? नहीं। देखिए, आप बहुत गौर से सुनिएगा। हमने कहा कि जैसे साधारण कीमत स्तर, इस रेखा को ऐसे खींच दे, कोई दिक्कत? चले, यहां से कीमतों में वृद्धि होना तो इन्फ्लेशन है, लेकिन कब? क्या 2-4 वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना इन्फ्लेशन है, या फिर 1-2% कीमतों में वृद्धि हो जाना इन्फ्लेशन है? नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए पिछले वर्ष की तुलना में 4+-2 के हिसाब से। कितना? ध्यान से देखिएगा, 4+-2 ये गाइडलाइंस हैं। 4+2, चूंकि हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो 6% से ऊपर बाजार में वस्तुओं की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 6% से ऊपर बढ़ जाएं, यानी when price of commodities is increasing to 6% above, आप ऐसे कह सकते हो कि 6% से ज्यादा जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है तब आप उसे मुद्रास्फीति कहोगे। आसान है? आसान है बात? समझ पा रहे हो? देखो, यानी अगर कहा जाए कि क्या आलू की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति हो गया, टमाटर 200 रुपया किलो है, चल रहा है, क्या टमाटर की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति हो गया? नहीं। 2-4 वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना नहीं मुद्रास्फीति कहलाता, मुद्रास्फीति नहीं कहलाता। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, वस्तुओं की कीमतों में अगर 697 वस्तुओं की कीमतों में, ये नंबर है जिसमें मैक्सिमम कमोडिटीज आ जाती हैं, मैक्सिमम गुड्स आ जाते हैं जिसको हम उपभोग करते हैं, अगर उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तब हम कहते हैं कि बाजार में इन्फ्लेशन है। यानी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? 6% से ज्यादा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो। साथ ही साथ हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि 697 के ऊपर, तो 697 क्या सिर्फ वस्तुओं की बात की जाएगी? नहीं, 697 तो सिर्फ WPI में बात की जाती है। 697 WPI का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत के अंतर्गत अब सिर्फ WPI के माध्यम से मुद्रास्फीति का मेजरमेंट नहीं किया जाता। भारत में मुद्रास्फीति WPI और CPI दोनों के द्वारा किया जाता है। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब WPI और CPI जो दोनों है, WPI में सिर्फ वस्तुएं होती हैं, CPI में सेवाएं भी होती हैं। मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में साधारण कीमत स्तर से लगातार 6% से ऊपर वृद्धि होना मुद्रास्फीति है। यह बात आपको पता चल गई कि भाई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अब देखो, आपको यहां से सिर्फ 2 पॉइंट ही याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई 6% से ऊपर हो और WPI और CPI के अनुसार हो, तभी आप कहोगे कि हां मुद्रास्फीति है। अच्छा, हम कहें कि मुद्रास्फीति की 2 जो कारण हैं, मुद्रास्फीति बाजार में, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा।
मुद्रास्फीति का कारण, रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन। अब देखो दो कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप इसको कारण और प्रकार दोनों कह सकते हैं, कारण और प्रकार दोनों कह सकते हैं, यानी रीजन एंड टाइप दोनों है। देखो कैसे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जब बात करें प्यारे साथियों, तो ये क्या क्या कह रहा है, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो, किसकी वजह से, मांग में वृद्धि होने की वजह से, या व्हेन प्राइस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हो जब डिमांड हाइक कर रहा है, जब डिमांड बाजार में बढ़ रहा है, इस वजह से आप कह सकते हो कि बाजार में क्या है, मुद्रास्फीति है, और इसे हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग में वृद्धि होने की वजह से पेन का डिमांड बढ़ जाए, कॉपी का डिमांड बढ़ जाए, फैन का डिमांड बढ़ जाए, कैमरे का डिमांड बढ़ जाए, तो अगर डिमांड बहुत बढ़ेगा तो इसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी जो पीछे हमने बताई, उसके अनुसार अगर बढ़ती हैं तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। ध्यान से देखिए, लागत जनित मुद्रास्फीति की हम जब बात करते हैं तो यहां पर जब जो रॉ मटेरियल्स है उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, यानी जब हम बात करें कि इन्फ्लेशन जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा कारण है, वह कौन सा है, तो लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत मतलब वस्तुओं की लागतों में वृद्धि हो जाए, यानी उसको बनाने का और जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तक के प्रोसेस में जो खर्च में वृद्धि हो जाता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश। अब जैसे इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जैसे इसमें रॉ मटेरियल्स वैल्यू इंक्रीज कर जाना, रॉ मटेरियल्स वैल्यू बढ़ जाना, ठीक है। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस क्यों बढ़ जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं ट्रांसफर की जा रही थी, हस्तांतरित की जा रही थी, एलोकेट की जा रही थी, वो महंगी हो गई। अब वो महंगा होने की वजह से वस्तुएं महंगी होती हैं, तो वह जब लागत बढ़ जाने की वजह से, जैसे मजदूरी में वृद्धि हो जाए, यानी जो वेजेस हैं वो बढ़ जाए। कोई मिस्त्री है, पहले 1,000 रुपया एक दिन का लेता था मकान बनाने का, 2,000 2,500 रुपया लेने लगे, तो ऐसे में 1,500 रुपया का क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो अब ऐसे में किसी मकान को बनाने का लागत बढ़ गया। अब ऐसे ही हर चीज, जैसे किसी वस्तु को बनाने की लागत में वृद्धि हो जाए तो वह क्या कहलाता है, लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित तो समझ गए, मांग जनित मतलब व्हेन डिमांड विल इंक्रीज कंपैरेटिवली सप्लाई देन प्राइस विल इंक्रीज, इट इज द कंडीशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो ये तो था इन्फ्लेशन, ये तो इन्फ्लेशन था, बाजार की असंतुलित अवस्था। अच्छा है, इट इज नोन एज द इम्बैलेंस सिचुएशन ऑफ मार्केट। ध्यान से सुनिएगा कि बाजार की असंतुलित अवस्था के नाम से जाना जाता है मुद्रास्फीति, और मुद्रा संकुचन, यहां पर अगर दूसरे पक्ष को देखें, मंदी भी बाजार की असंतुलित अवस्था के नाम से जानी जाती है। पॉइंट यह है
कि असंतुलित अवस्था के नाम से, असंतुलित बाजार व्यवस्था के नाम से अगर इसको जानते हैं तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे क्या डिस्कस किया, जैसे मैंने पीछे डिस्कस ये किया कि ये क्या है, ये जो है जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, साधारण कीमत स्तर। साधारण कीमत स्तर है। अब इससे ऊपर कोई चीज जाती है तो ये बाजार की असंतुलित अवस्था है। क्यों? क्योंकि हियर इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इट मींस द मार्केट इज वेरी बैलेंस। ठीक है, ठीक है, आप कह सकते हो कि बाजार की यह सबसे संतुलित अवस्था है, यानी यह इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाजार की संतुलित अवस्था है। तो इसके ऊपर जाने का मतलब है यह इम्बैलेंस सिचुएशन है। बोलो, इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी, इम्बैलेंस। और अगर इसके नीचे जाता है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी बाजार की यह असंतुलित अवस्था हो जाएगी। यह भी क्या हो जाएगा, बाजार की असंतुलित अवस्था, इम्बैलेंस सिचुएशन ये भी है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इम्बैलेंस सिचुएशन। ध्यान से देखिए, यानी यह भी असंतुलित अवस्था है, यह भी असंतुलित अवस्था है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसको ला करके यहां करना होगा, और ये जो पॉइंट है इसको ला करके यहां करना होगा। कैसे किया जाएगा, बाजार असंतुलित है और आपको ये जो सिचुएशन है इसका आपने कह दिया कि ये इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, और इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करके यहां लाना है। और ये जो सिचुएशन है बाजार की डिफ्लेशन है, लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाना डिफ्लेशन है। ठीक है, डिफ्लेशन को भी यहां लाना है क्योंकि ये भी इम्बैलेंस सिचुएशन है, ये भी इम्बैलेंस सिचुएशन है। देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि को, यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। क्या, किस नाम से जाना जाता है, डिसइन्फ्लेशन। और अगर हम यहीं पर डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करें तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि को कहते हैं रिफ्लेशन, यानी कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, रिसेशन इज नोन एज रिफ्लेशन। यानी डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। अच्छा, डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन, यानी बाजार में तरलता कम हो जाती है। ठीक है, अब बाजार, सबसे पहले तो आपको यह समझना है इस ऊपर वाली घटना को कि बाजार में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कैसे करते हैं। देखो, दो तरीके हैं भारत के बिहाफ पर, अगर देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो दो तरीके हैं, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो दो तरीके हैं। सबसे पहला आपको, एक है आरबीआई भारत में, और देखा जाए दूसरे स्तर पर भारत में गवर्नमेंट, सरकार। पहला आरबीआई, दूसरा सरकार। आरबीआई कैसे करती है, आइए देखते हैं। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करती है चीजों को कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बाजार को संतुलित करने की कोशिश करती है। सॉरी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की जो कोशिश है आरबीआई के द्वारा, वो कैसे की जाती है, आप कहोगे सर मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। चलो ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म अलग अलग हैं। जैसे अगर देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, वो है आपका पहला क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड यानी मात्रात्मक विधि या परिमाणात्मक विधि, दोनों
नाम से जानते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधि, विधि। ठीक है बच्चा। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। देखो वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अपने कॉन्सेप्ट हैं, ये फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से बाजार को संतुलित करने की कोशिश करता है, आप जानते हैं ये बात। अब फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत कई सारी चीजें हैं, जैसे जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको मैं बता दूं, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, जैसे पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट, जैसे टैक्सेशन, इन सभी के माध्यम से बाजार को संतुलित करने की कोशिश कौन करता है? आरबीआई और सरकार। पॉइंट यह है कि बाजार में इन्फ्लेशन है, अब इसको कंट्रोल करने की जो दोनों विधियां हैं इनका क्या उद्देश्य है और इनका कैसा तरीका है, कैसे ये कंट्रोल करते हैं। देखो आरबीआई जो भी बाजार को संतुलित करने की कोशिश करती है वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी ये कुछ समय के लिए बाजार को संतुलित कर सकता है, लेकिन अगर सस्टेन करने वाला लंबी अवधि के लिए बाजार को संतुलित करना है, इफ यू वांट द मार्केट लीव इन, यानी बाजार संतुलित अवस्था में रहे, किस कंडीशन में? संतुलित। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा साथियों लंबी अवधि के लिए कार्य है, और लंबी अवधि के लिए जो कार्य होता है वो आपका सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सरकार। तो हम बाजार में मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड जितने टर्म है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अब हम ये देखने चल रहे हैं कि बाजार में मुद्रास्फीति तो हो चुकी है, अब उसको नियंत्रित करते हैं कैसे, आओ देखें। देखो हमें क्या करना है, इसको यहां लाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई की तुलना में, तो प्राइजेस बढ़ी हैं, तो प्राइजेस को क्या करना है, यहां तक ला करके रखना है। और उसमें दो तरीके, मॉनेटरी एंड फिस्कल। चलो तो मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें। अब मॉनेटरी पॉलिसी में दो टर्म्स थे, पहला है यहां पर क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड की हम जब बात करते हैं तो इसमें अनेक पहलू हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हटा नहीं सकते, जिनके बिना आप अर्थव्यवस्था को समझ नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत सबसे पहले रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, यहीं पर रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कई सारे एसडीएफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबको, जैसे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, इन सब के माध्यम से बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलो एक टर्म उठाते हैं यहां से, इस पर्टिकुलर को समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई किस तरीके से शॉर्ट टर्म में बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए रेपो रेट है, रेपो रेट, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज नोन एज रीपर्चेजिंग रेट, इसको रीपर्चेजिंग रेट के नाम से भी जानते हैं, रीपर्चेजिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है इसको। जैसे पूछा जाए कि क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट सपोज करिए दिस इज आरबीआई, दिस इज बैंक। ठीक है, अब जैसे हमको आपको पैसा चाहिए तो हम अपने मम्मी पापा के पास, दोस्तों के पास चले जाते हैं, बैंकों को पैसा चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। तो ये आरबीआई के पास गए,
आरबीआई के पास गए, आरबीआई ने इनको ऋण दिया, किस ब्याज दर पर दिया, वही ध्यान देना है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म के लिए ऋण मुहैया कराती है, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि एट विच इंटरेस्ट रेट आरबीआई lends money to commercial banks for the short term called रेपो रेट। आप ऐसे कह सकते हो। चलो, आपको ये बात पता चली कि व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर अल्पकाल के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है, उसी ब्याज दर को एक्चुअली क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। चलो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो है अल्पकालीन ऋण व्यवस्था ब्याज दर है, एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, बाजार में इन्फ्लेशन जब होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको बता दूं। इन्फ्लेशन जब होता है तो सबसे पहली चीज लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है। दूसरा होता है प्राइस इंक्रीज करती है, प्राइस इंक्रीज करती है। और तीसरा होता है वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी वैल्यू आप कह सकते हो डिक्रीज करता है, मनी वैल्यू डिक्रीज करता है। ये कब, इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति की वजह से ये पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। इन्फ्लेशन बाजार में होता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। पॉइंट यह है कि चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि इन्फ्लेशन में तरलता बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, मनी वैल्यू डिक्रीज करती है, मनी वैल्यू डिक्रीज करती है। ओके, तो अब आपको इसको सही करना है। देखिए, रेपो रेट के माध्यम से करते हैं। हम कह रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय रेपो रेट। बताना जरा, आप सभी सोचना क्या होगा, आप सभी सोचना इसको क्या होगा। बाजार ने रेपो रेट में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि तरलता ज्यादा है तो इसका मतलब है कि तरलता को कम करना है, यानी तरलता का मतलब यहां पर पैसे से है, लिक्विडिटी से। हर वो चीज जिसके माध्यम से आप कुछ क्रय विक्रय कर सकते हो लिक्विडिटी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब पॉइंट ये है कि तरलता को कम करना है। अब जब तरलता कम होगा तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। प्राइजेस कब कम होंगे, जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मांग कम तो कीमत कम। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट। आरबीआई क्या करेगा बच्चा, आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर देगा, आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर देगा। When RBI will increase the repo rate, what will happen in the market? You will say, sir, in that condition, commercial bank will decrease the lending money from RBI. यानी जो व्यापारिक बैंक हैं वो आरबीआई से ऋण लेना कम कर देंगे। बोलो, यानी आप कहोगे कि कमर्शियल बैंक विल decrease the lending money फ्रॉम आरबीआई। क्यों, ऐसा क्यों भाई? इंटरेस्ट रेट अगर आपको हम महंगा देने लगे तो आप तो हमसे ऋण कम लोगे ना। यही बैंकों के साथ भी प्रोसेस है। अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएंगे तो आपसे कम ऋण लोग लेंगे। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन की कंडीशन में बढ़ा रहा है तो क्या होगा, बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से कम ऋण लेंगे। अच्छा, जब कमर्शियल बैंक ऋण कम लेंगे साथियों तो क्या होगा, सोचिए, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से कम ऋण लेंगे तो उनकी लिक्विडिटी पर प्रभाव पड़ेगा, यानी लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज, यानी अब व्यापारिक बैंकों की तरलता में भी कमी हो गई। बोलो, व्यापारिक बैंकों की तरलता में जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस सर, जब इनकी व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी होगी, चूंकि आरबीआई का इंटेंशन ही यही होता है कि मैं अगर इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं तो आपको भी बढ़ाना चाहिए। किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। क्यों? बहुत जरूरी है बाजार को संतुलित करना। अब बाजार को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आरबीआई ने कदम उठाया, अब आरबीआई की वजह से व्यापारिक बैंक कदम उठाएंगे। क्या करेंगे व्यापारिक बैंक? कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, यानी ये जो लोगों को ऋण दे रहे हैं उसको बढ़ा देंगे। देखो, आप जब भी बाजार में तरलता मुद्रास्फीति बढ़ी रहती है तो आरबीआई यही करती है, आरबीआई यही प्रोसेस अपनाती है। ठीक है। अच्छा, जब कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज कर देगा तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द कंडीशन ऑफ व्हेन कॉमर्शियल बैंक विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट? अब चूंकि हम आप तो कॉमर्शियल बैंक से कनेक्टेड है, यानी हम व्यापारिक बैंक से कनेक्टेड है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम देखेंगे कि पीपल विल डिक्रीज द lending money from commercial banks। लोग व्यापारिक बैंकों से ऋण लेना कम कर देंगे, अच्छा, जब लोग ऋण कम कर देंगे लेना तो क्या होगा? लिक्विडिटी ऑफ पीपल्स विल डिक्रीज। अच्छा, लोगों की तरलता में कमी जब होगी तो क्या होगा? भाई आपके पास पहले की तुलना में पैसा कम आने लगे, आप क्या करोगे? आपकी मांग में कमी हो जाएगी, यानी आप कहोगे सर डिमांड विल डिक्रीज ऑफ पीपल्स, डिमांड विल डिक्रीज। व्हेन डिमांड विल डिक्रीज व्हाट विल हैपन? बाजार में वस्तुओं का डिमांड कम हो जाए। प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए क्या होगा? किसी वस्तु की बाजार में डिमांड कम हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? डिमांड कम हो जाने की स्थिति में बाजार में क्या होगा? निश्चित रूप से प्राइस विल डिक्रीज। और अगर हम यहां पर प्राइस डिक्रीज कर दिए, चूंकि यहां पर बढ़ा था और लिक्विडिटी यहां पर हमने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यहां पर बढ़ा था, तो हम चूंकि इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने यहां पर पीछे आपको बताया कि देखो जो इन्फ्लेशन है वो प्राइसेस इंक्रीज करता है, यानी जब जनरल प्राइस लेवल से कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कमोडिटी फ्रॉम जनरल प्राइस लेवल, इस साधारण कीमत स्तर से, जनरल प्राइस लेवल से बाजार में वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि को ही क्या करता है? ये रोकता है। कौन? जब रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाती है। तो अब आप बताओ कि जब प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, यहां प्राइसेस बढ़ी हुई हैं तो हमने डिमांड कम कराया, जब डिमांड कम कराया तो जो प्राइसेस बढ़ी थी वो प्राइसेस घट जाएंगे, और घट जाएंगी यहां तक आएंगी। किस लेवल तक? यहां तक, जनरल प्राइस लेवल। एक पॉइंट यहां पर और जरूर नोट कर लीजिएगा कि इन्फ्लेशन बाजार में ऑटोमेटेड इवेंट है, घटना है, लेकिन जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि है डिसइन्फ्लेशन, ये डेलिबरेटली, यह जानबूझ करके की जाने वाली घटना है। मतलब यह आरबीआई और सरकार के द्वारा जानबूझ करके की जाने वाली क्रिया है। आप यहां पर दूसरे पक्ष में भी देख लेंगे कि ये जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन अपने आप मंदी बाजार में वस्तुओं की डिमांड और इस पर डिपेंड करता है कि कम हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं, तो मंदी को भी कंट्रोल करने की जो विधि है, मंदी को कंट्रोल करने की विधि रिफ्लेशन, ये भी डेलिबरेट इवेंट है, यह भी जानबूझ करके की जाने वाली घटना है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का जो पहला प्रोसेस है रेपो रेट के माध्यम से, ऐसे ही सभी सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे।
तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे रिलेटेड कहीं से कुछ भी प्रश्न बने तो आप बता सकते हैं। अभी इन्फ्लेशन में कई सारे पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।